आज हम लोग एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3 का अध्याय है आरंभिक नगर, जिसको आज हम लोग पूरा देखेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतवा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करो। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों का अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वह हड़प्पा खंडरों से औजारों ईंटें उखाड़ लिए गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनवाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इस नगरों से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई पे था तो उसको हम लोग तत्वविदों ने क्या कहा था? पुरातत्वविदों ने तो नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से के निचला नगर कहा जाता है। निचला हिस्सा को निचला नगर कहा जाता है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों के 4 दीवारियों को पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसके ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि इसके हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनवाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और 4 कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे,
शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अगर पूछ दिया जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरें बड़े भंडारगृह भी मिले। जरा सा इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले थे। मैप में जरा सा देख लेते हैं। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, हड़प्पा नदी है, राखीगढ़ है, कालीबंगन है, गोरीवाला, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, सुतकोधा, चोहंद्रो। यहाँ पे धोलावीरा, सुतकोता, लोथल और अरब सागर इधर। यही है महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई। ये है ईंटों का सीढ़ियाँ बना हुआ है, घर सब में जो ईंटों का उपयोग होता था। भवन, नाले और सड़कें। भवन नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियां से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनवाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूध से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला। सबसे ऊपर में अभी देख लेते हैं। सबसे ऊपर में ये जो है ये वाला, सबसे ऊपर में मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। मुहर के ऊपर जो चिन्ह होता है एक खास लिपि में होता है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी की खिलौना है। यही है खिलौना, ये था मोहर, उधर सड़क और नाला था और नीचे कुआं। ये सड़क और नाला है इसमें, और कुआं यहाँ पे है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक हैं। यहाँ जो मिले वस्तुओं में था मनके और वाट और फलक थे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ऊपर मतलब ये पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन चाट पत्थर से बनाया गया था। अगर पूछ दे क्वेश्चन की वाट क्या चीज़ से बनाया गया था, तो चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य बाएं मनके इनमें से कर्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। बाएं तरफ है ये मनके, तो इनमें से कई कर्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थर को काट कर और तरस कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर की धराया फलक। नीचे दाएं कढ़ाई वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अगर पूछ दे कि पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। यहाँ पे है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मुहरे पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6। अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अगर पूछ दे कि कपास की खेती कहाँ होता था, तो मेहरगढ़ में 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होता था। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े क्या
अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक कपड़े के टुकड़े का अवशेष और चांदी का एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फैयांस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। पक्की मिट्टी तथा फैयांस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार की ही काम हो सकता है। जरा देख लें पेज नंबर 28, यही है। इनके दाढ़ी के बारे में बोला गया है और सारा कुछ यही मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही एक ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस जरा देख लेते हैं क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, मतलब पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप में तैयार किया जाता है। फेयंस को अब इंसान तैयार कर सकता है कृत्रिम से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तु बनाई जाती थी। क्या चीज़ में? तो बालू और स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। यह चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि फेयंस से क्या क्या बनाया जाता है, तो मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन। कच्चे माल की खोज में, कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलती है या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों की चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। जैसे पूछा जाता है कि तांबा कहाँ से आया था, तो राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। राजस्थान से और पश्चिमी देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का जो आयात होता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सिंपल इसमें एक प्रश्न पूछा जाए कि टीन का आयात कहाँ से होता था, तो ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और सोने का आयात जो होता था कर्नाटक से होता था, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर जैसे कुछ
अच्छा पत्थर जो होता था उसका आयात कहाँ से करते थे? तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। जरा सा इसको देख लेते हैं क्या है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखकर एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ये खिलौना है, ये खिलौना है और ये मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यह प्रथा थी। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान देते थे। पौधे की अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या उपजाते थे? तो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन इस हल का आकार खिलौने मिले हैं। इस आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पे उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो धौलावीरा नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाकों में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जो अभिलेख था लकड़ी में ही लिखा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर
हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप भी मिले। लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा बंदरगाह पे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अंध बने मनके बनाने वाली उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों का चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो थैलों को बंद करने के बाद उन पर मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों के अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो।
नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र को अधिकांश भागों में रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उन्हें उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। ममी कहा जाता है। उन्हें शवों के उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों का दफनाने का परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? चलिए कुछ उपयोगी वर्ड्स देख लेते हैं, फिर आओ याद करें, कुछ देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। पुरातत्व एक 1 नंबर जो है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। इसके बारे में वो कुछ प्रमाण मिला था, इससे इसके बारे में उसको पता चल गया था। 2 नंबर निम्नलिखित में सम्मिलित करें। तांबा कहाँ से आया था? तो तांबा राजस्थान से आया था। सोना कहाँ से आया था? तो कर्नाटक से आया था। टीन कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आया था? तो गुजरात से आया था। और आगे का प्रश्न है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब से हुआ था? तो लगभग 7000 वर्ष पहले। नगरों का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों के विकास लगभग 2500 साल पहले। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।